हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस रेवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड। सो जितनी भी रेवोल्यूशंस हुई वर्ल्ड में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली रेवोल्यूशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन ऑफ 1688। सो ये रेवोल्यूशन में क्या हुआ? इस रेवोल्यूशन में जो जेम्स टू हैं, किंग इंग्लैंड के, उनको उनकी सत्ता से हटाया जाता है और उनको हराया जाता है विलियम थर्ड, जिनको हम विलियम ऑफ ऑरेंज, और उनकी बेटी मैरी टू। विलियम ऑरेंज जो हैं वो हस्बैंड हैं मैरी टू के, उनके द्वारा हटाया जाता है और एक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लाई जाती है ओवर ब्रिटिश मोनार्की। सो मोनार्की को हटा के पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लाई जाती है इस रेवोल्यूशन के थ्रू। तो अगर मैं इस रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो इसका होने के कारण क्या हैं? तो पहला कारण जो देखने को मिलता है इस रेवोल्यूशन का, जो जेम्स टू हैं, जेम्स टू, he has a Catholic ideology. He has a Catholic ideology, and any policy or every policy that he made during his reign, it is in the favor of Catholic population. एंड इनकी पॉलिसी में जो नॉन कैथोलिक पॉपुलेशन होती थी उसके लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था। सो देर इज़ ए absence of good policy for non Catholic population. There is a absence of good policy for नॉन कैथोलिक पॉपुलेशन। दूसरा कारण अगर देखा जाए, पहले कारण में तो गुड पॉलिसी एब्सेंट हैं नॉन कैथोलिक पॉपुलेशन के लिए, और नॉन कैथोलिक पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है, उनको ज़्यादा राइट मिल नहीं रहे हैं। बट नॉन कैथोलिक पॉपुलेशन जो होती है थोड़ी सेटिस्फाइड भी होती है, क्योंकि जो जेम्स टू की सक्सेसर होती हैं वो होती हैं मैरी टू, जो कि उनकी डॉटर हैं। जो इनकी डॉटर हैं मैरी टू, वो इनकी सक्सेसर हैं। तो लोगों के मन में एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि मैरी टू जो हैं वो एक प्रोटेस्टेंट हैं, जब वो सत्ता संभालेंगी तो वो एक अच्छा शासन करेंगी नॉन कैथोलिक पॉपुलेशन के लिए भी। बट मैरी टू को मैरी टू को जेम्स टू के द्वारा अपना सक्सेसर नहीं माना जाता है। सक्सेसर नहीं माना जाता है जैसे ही उनके जैसे ही उनके बेटे का बर्थ होता है जैसे ही उनके बेटे का बर्थ होता है एंड जैसे ही बेटे का बर्थ होता है तो लोगों को लगता है कि एक बार फिर से कैथोलिक हायरार्की चल पड़ेगी। सो बहुत सारे लोगों के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा इनवाइट किया जाता है विलियम ऑफ ऑरेंज को, जो कि मैरी टू के हस्बैंड हैं, जो कि वो भी प्रोटेस्टेंट ही हैं। तो जब वो इन्वेड करते हैं इंग्लैंड को इन्वेड करते हैं इंग्लैंड को, तो जेम्स टू को सत्ता से हटा दिया जाता है। जेम्स टू को सत्ता से हटा दिया जाता है। सो विलियम ऑफ ऑरेंज invaded England and both William William and Mary टू crowned joint rule। ठीक है। सो जब विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी टू सत्ता में आ जाते हैं, जेम्स टू को फ्रांस भेज दिया जाता है। तो
ब्रिटेन में एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यूके में शिफ्ट देखने को मिलता है, शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की, फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जो कैथोलिक कैथोलिक सुप्रीमेसी होती है उसको खत्म किया जाता है, मेसी एबॉलिश्ड। सो नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो कि स्टार्ट हुई 1765 से 1783 तक, 1783 तक। सो सेकंड रेवोल्यूशन है द अमेरिकन रेवोल्यूशन 1765 टू 1783। सो ये इसको अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर भी बोला जाता है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर। और ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में थी। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, सो इसमें हुआ क्या था, इसमें ब्रिटिश कॉलोनी जो थी, ब्रिटिश कॉलोनीज जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही एस्टैब्लिश करी गई थी यूएसए में, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही एस्टैब्लिश करी गई थी यूएसए में, दे रेबल्ड अगेंस्ट द रूल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो ब्रिटिशर के द्वारा बसाई गई ब्रिटिशर्स कॉलोनी ही ब्रिटेन के रूल के अगेंस्ट चले जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन देखा जाए तो बेसिकली जरूरत से ज़्यादा ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन का कंट्रोल इन कॉलोनीज के ऊपर, या अननेसेसरी रिपेमेंट, अननेसेसरी टैक्स वर्डन, तो ये सब कारण थे जहाँ से जो वहाँ पे कॉलोनीज थी वो ब्रिटिशर्स रूल के खिलाफ हो गई। ठीक है, तो रीज़न की अगर बात करूँ तो ग्रेटर कंट्रोल ओवर कॉलोनीज which is obviously unnecessary, then unnecessary repayment, then unnecessary tax burden. All these reasons has triggered American Revolution, and which lead to the American independence war against Britishers rule. So ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है ये रहा 1765 से 1783 तक, और इसमें फ्रांस, स्पेन और नेदरलैंड ने साथ दिया कॉलोनीज का, हैज फेवर्ड कॉलोनीज। France, Spain and Netherlands has favored the colonies, and this war actually, this revolution actually end in 1781 when Lord Cornwallis surrendered at Yorktown, which is in Virginia. So next revolution है the French Revolution. नेक्स्ट रेवोल्यूशन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 से 1799 तक रही, रफली बिटवीन 1789 से 1799 तक रही। तो अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कंप्लीटली चेंज किया, कंप्लीटली चेंज्ड the relationship between the ruler and public common public, and it also redefine the nature of political power. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो था गवर्नेंस एक रूलर का, उसको
रीडिफाइन किया गया। ठीक है, लोगों के राइट्स कैसे होने चाहिए, लोगों को रूलर्स के द्वारा कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से इवॉल्व होनी स्टार्ट हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो था वो क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी फ्रांस में, एक क्रांति का जन्म क्यों हो रहा था, इसको इसके बैकग्राउंड से देख लेते हैं। तो अगर मैं रीज़न की बात करूं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो इसके कारण, एक तो इसका कारण इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल कारण भी है एंड सोशल कारण भी है। ठीक है, इकोनॉमिन इकोनॉमिकल रीज़न की अगर मैं बात करूं, तो फ्रांस में एग्रीकल्चर जो है वो कुछ, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कुछ खास कर नहीं रहा है। लैंडलेस फार्मिंग हो रही है, लैंडलेस फार्मिंग हो रही है। पूरे के पूरे फ्रांस में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फ्रांस में फाइनेंशियल बैंकरप्सी की सिचुएशन आ गई है एंड फ्रांस इज हेल्पिंग अमेरिका फॉर इट्स इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर। तो ये एक तरह से इकोनॉमिकल कारण है कि वहाँ की जनता, वहाँ के रूलर जो हैं लुईस 16 उनसे खुश नहीं है, उनसे खुश नहीं है। दूसरा पॉलिटिकल कारण कि लुईस 16 की जो डिसीजन मेकिंग है कॉमन पीपल्स को लेके, वो ज़्यादा खास नहीं है। लुईस 16 को एक इनकम्पिटेंट रूलर माना गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हैं फ्रांस को लेके। देन अगर मैं सोशल फैक्टर की बात करूं, तो सोशल फैक्टर में अगर बात करूं तो प्रीस्ट और नोबल, प्रीस्ट और नोबल्स जो हैं उनको सारे राइट मिले हैं, बट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट कॉमन पीपल, दे हैव नो राइट बट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रीस्ट नोबल जो क्लास है, प्रीस्ट और नोबल क्लास है, उसको पॉलिटिकल पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। दे हैव गिवन ऑल राइट बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इफ आई टॉक अबाउट कॉमन पीपल, if I talk about common people, they have given no right but all the responsibility। राइट जो है इनको कुछ नहीं मिला है और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। और ऊपर से लुईस 16 इनके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा देता है। ऑन द अदर हैंड नोबल और प्रिस्ट क्लास जो है उसके ऊपर टैक्स, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो जनता में जो कॉमन पीपल हैं वहाँ के, उनमें काफ़ी असंतोष होता है लुईस 16 को लेके, और जनता के द्वारा फ्रांस में विद्रोह कर दिया जाता है और लुईस 16 की पावर जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और एक गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे एक गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है और लुईस 16 से उसकी पावर जो है वो छीन ली जाती है। सो ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद फ्रांस में इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी कंसेप्ट जो हैं वो इवॉल्व होने स्टार्ट हुए, इवॉल्व हो गए। सो इंडिया ने भी जो इक्वालिटी, लिबर्टी का जो कंसेप्ट लिया है वो फ्रांस रेवोल्यूशन से ही लिया है, फ्रांस से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट रेवोल्यूशन इज हैथियन
रेवोल्यूशन, हैथियन रेवोल्यूशन। तो हैथियन रेवोल्यूशन जो है वो 1791 से 1804 तक ये रही। और ये रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इस रेवोल्यूशन में जो स्लेव्स थे, जो कि यूरोप के द्वारा अफ्रीका में स्लेव्स बनाए जाते थे, दास बनाए जाते थे, तो ये रेवोल्यूशन एंटी स्लेवरी के खिलाफ था, एंटी कॉलोनियल इंसर्जेंस के खिलाफ था, एंटी स्लेवरी था, ये स्लेवरी के खिलाफ था। दैट टुक प्लेस एट सेंट डोमिंगो, फॉर्मली विच इज ए फ्रेंच कॉलोनी। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस रेवोल्यूशन में फ्रेंच फ्रेंच कॉलोनी जो है हैती, वहाँ पे अफ्रीकन्स के द्वारा जो है एक रेवोल्यूशन लाया जाता है, ठीक है। और जिसमें फ्रेंच कॉलोनी की जो है वो हार होती है, रेवोल्यूशन फ्रेंच, और ये रेवोल्यूशन होता है एंटी स्लेवरी के खिलाफ। और इसमें इस रेवोल्यूशन में फ्रेंच कॉलोनी सरेंडर करती है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो हेथी इज ए करेबियन कंट्री नाउ। तो इस कंट्री में जो अफ्रीकन कंट्रीज से लोग हैं, दास हैं, लोगों को दास बना के यहाँ पे उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। तो फिर लोगों का इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो लोगों ने यहाँ पे विद्रोह किया, और जिसके बाद फ्रेंच कॉलोनी जो थी उसको सरेंडर करना पड़ा, ठीक है, कैरेबियन कंट्री। सो नेक्स्ट रेवोल्यूशन है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में हुआ, 1917 में हुआ, और इसको हम ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस रेवोल्यूशन में जो सैरिस्ट ऑटोक्रेसी थी उसको डिसमेंटल कर दिया गया, एंड फाउंडेड हुआ सोवियत यूनियन बाय कम्युनिस्ट पार्टी under the leadership of व्लादिमीर लेनिन। सो ये जो रेवोल्यूशन था ये बोल्शेविक्स के द्वारा चलाया गया, ओके। बोल्शेविक्स के द्वारा चलाया गया, और बोल्शेविक बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में तब्दील हो गए, और उसके बाद यूएसएसआर की स्थापना हुई बाय डिसमेंटलिंग सैरिस्ट ऑटोक्रेसी। सो ये वर्ल्ड रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम हिस्ट्री, जनरल नॉलेज हिस्ट्री में कवर कर रहे हैं। तो इसका एक पार्ट 2 आएगा। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।